नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 7th क्लास की NCERT की भूगोल का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि अवर चेंजिंग अर्थ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है कि स्थल मंडल। यहाँ पे पहला शब्द है स्थल मंडल। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जैसे आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, आपका यूरोपियन प्लेट हो गया, अंटार्कटिका प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गई। तो हमारी पृथ्वी कई प्लेटों में विभाजित है, जिनको स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूम रही हैं, गति कर रही हैं, और ये कई वर्षों में कुछ मिलीमीटर ही गति करती हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघलते हुए मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो हमारी मेंटल जो परत है, हमने पढ़ा था, मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये प्लेटें भी गति करती हैं। तो ये प्लेटें संवहनीय धारा सिद्धांत के अनुसार गति करती हैं। जो उनमें संवहनीय धारा विकसित हो जाती है मैग्मा के अंदर, तो मैग्मा इन प्लेटों को पुश करता है और पुल करता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके कारण ये गति होती है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, और जिसके कारण ये गति होती है। मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेटें हैं और मैग्मा इस तरह से घूमता है, गति करता है, ठीक है। मैग्मा इस तरह से गति करता है, एक वृत्ताकार पथ में गति करता है और इनको पुश करता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, अंतर्जनित बल, ठीक है, जो आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उनको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनित बल कहते हैं, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक है। तो अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति भी उत्पन्न करते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्रिया जो हैं वो अंतर्जनित बलों के कारण होती हैं, यानी कि जेनेटिक फोर्स के कारण होती हैं। और इन्हीं के कारण आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पर अत्यधिक हानि भी उत्पन्न होती है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की गतियों की बात कर लें तो दो प्रकार की गति हैं। पहली गति कौन सी है, अंतर्जनित बल के कारण गति है। दूसरी गति कौन सी है, बहिर्जनित बल के कारण गति है। तो अंतर्जनित बल के कारण दो परिणाम होते हैं, आकस्मिक बल होता है और पटल विरूपण होता है। तो आकस्मिक में क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, आपका ज्वालामुखी होता है, अचानक से होता है, और भूस्खलन, ठीक है, यानी कि लैंडस्लाइड। और पटल विरूपण के अंतर्गत क्या होता है, पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, जिसके कारण पर्वत निर्माण की क्रिया होती है, जो कि धीमे धीमे होती है। तो आकस्मिक बल हो गए, और दूसरा पटल विरूपण बल, जो कि धीमे धीमे होते हैं। ये कैसे होते हैं, धीमे, ठीक है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल के अंतर्गत दो बल आते हैं, एक अपर्दनकारी बल और दूसरा निक्षेपणकारी बल। तो अपर्दन और निक्षेपण के जो 5 एजेंट हैं, 5 ऐसे कारक हैं, जैसे नदी या बहता हुआ जल, पवनें, समुद्री तरंग, हिमनद और आपका भूजल। जो भूजल है वो भी अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करता है। तो इनके कारण क्या होता है, स्थल रूपों का विकास होता है, यानी कि स्थल रूपों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आकस्मिक बल में हमने देखा, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी भूपरपटी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है, जिससे क्या हुआ, पिघला हुआ मैग्मा निकलता है। देखिए ये ज्वालामुखी है और यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा कहाँ से आता है, मेंटल से आता है। मेंटल से एक पाइप के द्वारा निकलता है, और जो इसका मुख होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर कभी कभी जो ज्वालामुखी सुप्त हो जाता है तो क्रेटर में पानी भर जाता है, उसको क्रेटर झील भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रेटर झील भी बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी परपटी, ये मेंटल हो गया, मेंटल से मैग्मा निकल रहा है। और मैग्मा कोस्ट, यानी कि मैग्मा कोस्ट चैम्बर, मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो हमने देखा था दो बल हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, ठीक है। एंडोजेनिक में
जो हमारे आंतरिक बल हैं, अंतः बल हैं, और एक्सोजेनिक में आपके बाह्य बल हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया था। तो इसी प्रकार हम देखते हैं स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन भी उत्पन्न होता है, और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर की गति करता है। इस कंपन को क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। और पृथ्वी की परपटी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। और दूसरा होता है हमारा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या है? उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का जो निकटतम स्थान पृथ्वी के धरातल के अंदर, जहाँ पर सबसे पहली बार भूकंपीय तरंगे का अनुभव किया जाता है, उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सर्वाधिक हानि कहाँ पे होती है? अधिकेंद्र के पास। और उद्गम केंद्र जहाँ से ओरिजिन होता है। ठीक है, अधिकेंद्र को एपिसेंटर भी बोलते हैं भूकंप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे भूकंप का चित्र बना हुआ है, उद्गम केंद्र का चित्र बना हुआ है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं। ये हमारा उद्गम केंद्र हो गया, और वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अब इसके ठीक ऊपर का स्थान अधिकेंद्र कहलाता है, जहाँ सबसे पहली बार भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। और जैसे जैसे हम दूर बढ़ते हैं अधिकेंद्र से, तो भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, भूकंप की भी तीव्रता कम हो जाती है। अब इसमें 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं भूकंप के टाइम पे। ठीक है, तो पहली कौन से? पी वेव्स हैं। ठीक है, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें, एल वेव्स। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पी वेव्स हैं, ठीक है, ये प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगें भी होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य या अनुलंब तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो संचरण है वो ध्वनि के समान होता है। ध्वनि के समान। किसके समान होता है? ध्वनि के समान होता है। इसमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे की तरफ होता है, ध्वनि के समान, ध्यान रखिएगा। इन्हें अनुलंब तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेसिव वेव भी कहा जाता है। और ये जो तरंगे हैं समान रूप से ठोस, तरल तथा गैसीय माध्यमों से गुजर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरी वेव्स आती हैं एस वेव्स, जिनको अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है। और इन तरंगों में अणुओं की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है, इस तरह से होती है। और उनमें ऐसे ऐसे होती है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से होती है। और इसमें दिशा के समकोण होती है, ध्यान रखिएगा। अब अगली तरंगें आती हैं हमारी कौन सी? एल वेव्स। ये सबसे लंबी अवधि वाली तरंगें होती हैं। इनकी लॉन्गिट्यूड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। एल वेव मतलब लॉन्ग वेव, ध्यान रखिएगा। और इन्हें धरातलीय तरंगे भी या सरफेस वेव भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की तरंगे हैं जो सबसे खतरनाक होती हैं। इनमें सबसे खतरनाक होती हैं एल वेव्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी जो है संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। स्थानीय लोग सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं, जानवरों के व्यवहार को लेकर अध्ययन किया जा सकता है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, सांपों का धरातल पर आना शुरू हो जाता है, चींटियों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो आदि चीज़ें हैं जिनके द्वारा भूकंप की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। भूकंप आया था दोस्तों, गुजरात में भूकंप आया था 2001 में। ठीक है, भुज में आया था। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, इसका बहुत सारा प्रभाव हुआ था देश पे, काफ़ी तबाही लाया था ये भूकंप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भूकंप का मापन क्या होता है? भूकंप लेखी यानी कि सीज़्मोग्राफ। ठीक है, तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसको भूकंप लेखी या सीज़्मोग्राफ बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 2 क्वेश्चन बन गए। जो यंत्र है वो भूकंप लेखी है, और जो इसकी तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। वह भूकंप जिसकी तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ऐसे भूकंप जापान में रोज आते हैं, कई बार। ठीक है,
जो कम स्केल के भूकंप होते हैं। और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन जो भूकंप की तीव्रता 6 से या 7 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। कोई भी भूकंप है जिसकी रिक्टर स्केल पे जो तीव्रता है 7 है या उससे अधिक है तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी। तो भूकंप के दौरान आश्रय कहाँ लें? सुरक्षित स्थान पर लें, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे छिप जाएं, या दीवार के अंदरूनी कोने में छिप जाएं। किससे दूर रहें? आग वाले स्थानों से दूर रहें, चिमनी के आसपास ना जाएं क्योंकि आग लगने का डर रहता है। टूट सकने वाली चीज़ें, खिड़कियाँ, दर्पण, तस्वीर फ्रेम आदि से दूर रहें और पहले से तैयार रहें। पहले से जागरूकता समाज में फैलाएं, अपने पारिवारिक सदस्यों वगैरह से आपदा के प्रति जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एक्सोजेनिक फोर्स हैं उनके द्वारा किन किन चीज़ों का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से स्थलाकृतियाँ बनती हैं एक्सोजेनिक फोर्स। तो कौन कौन से एक्सोजेनिक फोर्स हैं? अपक्षय है और अपर्दन है नामक दो प्रक्रमों के द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा क्या आता है? क्षय को अपर्दन कहते हैं। क्षय को क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। तो बहुत सारे एजेंट हैं, क्या है? जल है, पवन है, हिम है, ठीक है। इनके कारण क्या है? जो शैलें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं और उनका जो क्षय होता है उसी को अपर्दन कहते हैं। कोई भी चट्टान है या शैल है, ठीक है। तो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसका परिवहन भी करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं और इसे एक स्थान पर जमा करना ही निक्षेपण कहलाता है। तो अपर्दन और निक्षेपण इस तरह के प्रक्रम हैं जो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं साथ साथ चलती रहती हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम नदी के कार्य। नदी से किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? नदी के जल के द्वारा, ठीक है। तो नदी के जल से भूदृश्य जो है, दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। पढ़ लिया होगा, आपको सबको पता होगा। जब किसी खड़ी ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में जल गिरता है तो क्या होता है? जलप्रपात बनाता है। क्या बनाता है? जलप्रपात का निर्माण होता है यानी कि वाटरफॉल का निर्माण होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। तो कठोर शैल हो गया, जल की शक्ति के द्वारा काटा गया, ये मृदु शैल हो गया जो कठोर नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जलप्रपात बना हुआ है। तो विश्व में क्या है? बहुत सारे, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल भी है, नियाग्रा जलप्रपात भी है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात भी है। तो याद रख लीजिए विक्टोरिया कहाँ पर है, नियाग्रा कहाँ है और एंजल कहाँ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल की फोटो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी के बारे में बात कर रहे थे। नदी जब मैदानों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है इस तरह से, और इन्हीं मोड़दार मार्गों को क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, विसर्प बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है और ये क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है? विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, लूप के जो सिरे हैं वो निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्प नदी से अलग हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, जिससे एक झील का निर्माण होता है। देखिए इस तरह, और इसको क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं या गोखुर झील भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गोखुर झील, गोखुर झील भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। ये विसर्प हैं, ठीक है, और विसर्प से क्या बनती है? चाप झील बन जाती है जब विसर्प अलग हो जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ भी आती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहाँ महीन मिट्टी, अन्य पदार्थ का निक्षेपण होता है। क्या होता है?
बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है और महीन पदार्थ मिनरल्स वगैरह का निक्षेपण होता है। और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बाढ़कृत या बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के दोनों तरफ ये आपके तटबंध हो गए, ठीक है, ये वाले हिस्से ये तटबंध हो गए, ध्यान रखिएगा, तटबंध, ठीक है। नदी के दोनों तरफ जो उठे हुए स्थान हैं उनको तटबंध कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है और नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिकाएँ बोलते हैं। वितरिकाएँ यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज, नदी का पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जब नदी, कई सारी नदियाँ एक नदी में मिलती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सहायक नदी, ठीक है। जब नदी कई भागों में विभाजित हो जाती है तो उसको बोलते हैं वितरिका, ठीक है। जो मुख्य नदी होती है कई भागों में विभाजित हो जाती है तो इनको क्या बोलते हैं? वितरिकाएँ बोलते हैं। यहाँ नदी जो होती है जब समुद्र से मिलने से पहले इतनी धीमी इसकी गति हो जाती है कि अपने साथ लाए हुए मलबे का क्या कर देती है? निक्षेपण कर देती है। किसके कारण? गति धीमी हो जाती है। और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे जो लाई हुई जो मिट्टी है, जो निक्षेप है, ठीक है, जो मलबा है, उसका जो निक्षेपण होता है वो डेल्टा के रूप में होता है। अब ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जैसे हमारी जो गंगा है, गंगा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रही हमने नदी की, अब बात कर लेते हैं समुद्री तरंग की। जो सी वेव्स होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो समुद्री तरंगों के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। कौन सी? तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों को काटती रहती हैं, टकराती रहती हैं, जिनसे दरार विकसित हो जाती है। और समय के साथ ये दरारें इतनी बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा का निर्माण होता है। क्या होता है? समुद्री गुफा का निर्माण होता है, केव का निर्माण होता है, सी केव, ठीक है। और उन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बची रहती है। क्या होता है? छत बच जाती है, ठीक है। और जिनको तटीय मेहराब बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए तटीय मेहराब है, ये छत बच गई यहाँ पे, ये केव हो गई आपकी समुद्री गुफा, और ये क्या हो गया? मेहराब हो गया। जब कभी कभी ये छत टूट जाती है तो स्टैक का निर्माण होता है। किसका? स्टैक का, खंबे की तरह, ठीक है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और इससे दरारें को क्या बचती हैं? दीवारें बच जाती हैं। और दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री भृगु भी बोलते हैं, ऊंचे उठे। जब बहुत सारे स्टैक दिखते हैं आपको ऊपर समुद्री धरातल पर, समुद्र के जो सी लेवल है उस पर, तो उसको समुद्री भृगु भी बोलते हैं। और समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? अवसाद जमा कर देती हैं, यानी कि निक्षेपण कर देती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? समुद्री पुलिन, ध्यान रखिएगा, जो कि तटवर्ती इलाकों में देखने को मिलता है। चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है? हिमनद के कार्य। जो हिमानियाँ हैं, यानी कि बर्फ़ की नदी, हिमनद अथवा हिमानी, हिमनद अथवा हिमानी क्या है? बर्फ़ की नदियाँ हैं। और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टान से गोलाश्मी मिट्टी पत्थरों को क्या करती है? अपर्दित कर देती हैं। जब हिमनद इतना बड़ा चलेगा धरातल पर तो क्या करेगा? अपर्दन करेगा। और इसी गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से एक भूदृश्य का निर्माण होता है, भूदृश्य का अपर्दन होता है। टुकड़ों से, पत्थरों से क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन होता है। तो ये भूदृश्य का अपर्दन करती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण भी करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से गर्तों में क्या होता है? जल भर जाता है और इसे सुंदर झील का निर्माण बोलते हैं, जिसको हिमनद झील भी बोलते हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाते हैं और ये निक्षेप क्या बोलते हैं? हिमनद हिमोड़ बोलते हैं। इन निक्षेपों को
ये तटवर्ती इलाकों में इसका निक्षेपण कर देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हिमोड़ बोलते हैं। हिमोड़ क्या है, बड़े बड़े सैल हैं, रेत है, तलछट मिट्टी है, ठीक है, जीवाश्म है, आदि आदि चीज़ें क्या करते हैं, निक्षेपित कर देते हैं, और इन निक्षेपों को क्या बोलते हैं, हिमोड़ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं पवन के कार्य। पवन कहाँ चलती है, रेगिस्तानी इलाकों में, तो इससे क्या बनते हैं, बालू के बड़े बड़े टिब्बे बनते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं बालू के टिब्बे हैं। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। तो रेगिस्तान में प्रमुख कारक कौन है, पवन है। मेन एजेंट क्या है, पवन है, यानी कि हवाएं हैं। तो रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, चट्टानें देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं, यानी कि इनको मशरूम चट्टान भी बोलते हैं, मशरूम, ठीक है, इन्हें मशरूम भी बोलते हैं, मशरूम चट्टानें, इनको मशरूम चट्टानें भी बोलते हैं। तो मशरूम के आकार की सैलें बन जाती हैं, जिनको छत्रक सैल बोलते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए असली सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष जो होते हैं विस्तृत होते हैं। और पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, और इन्हीं पहाड़ियों को बालू का टिब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालू का टिब्बा, या बरखान भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं, बरखान, बरखान भी बोलते हैं। जब बालू महीन के कण जो महीन और हल्के होते हैं, और वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, लोएस बोलते हैं। लोएस क्या होता है, उपजाऊ मैदान होता है, उपजाऊ मैदान, ठीक है। तो चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं। लोएस क्या है, विशाल मैदान है, उपजाऊ मैदान होता है, और यहाँ खेती भी होती है, और यहाँ पानी की भी संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर लेते हैं प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो प्लेटें क्यों घूमती हैं, तो हमने बताया प्लेटें मैग्मा जो चैम्बर होता है, मैग्मा के घूमने के कारण प्लेटें घूमती हैं, जिनको संवहनीय धाराएं बोलते हैं। संवहनीय धाराओं के कारण घूमती हैं प्लेटें, ठीक है। बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या हैं, तो बहिर्जनित बल जो बाहर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और अंतर्जनित पृथ्वी के अंदर उत्पन्न बलों को अंतर्जनित बल बोलते हैं। अपर्दन क्या है, सैलों का, चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक, क्या है, अपर्दन कहलाता है, ठीक है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, तब जब बाढ़ आती है तटबंधों पर तो बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है, और बाढ़ के साथ जो गाद है, मिट्टी है, वो बहकर आती है और वहाँ पर निक्षेपित हो जाती है। तो बालू का टिब्बा क्या है, जब रेगिस्तान में पवनें चलती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, बालू लाती हैं, रेत लाती हैं। तो रेत का जब निक्षेपण कर देती हैं किसी स्थान पर तो उससे क्या होता है, टिब्बों का निर्माण होता है, पहाड़ी नुमा टिब्बों का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। समुद्री पुलिन का निर्माण होता है जब समुद्र की लहरें हैं वो क्या करती हैं, निक्षेपण करती हैं, किसका, अवसाद का निक्षेपण करती हैं, समुद्री अवसादों का तटों पर निक्षेपण करती हैं, तो इससे पुलिन का निर्माण होता है। अब बात आती है चाप झील क्या है। हमने देखा गोखुर बनते हैं, ठीक है, विसर्प बनते हैं, नदी से विसर्प बनते हैं। जब विसर्प बनते हैं तो विसर्प क्या होता है, कभी कभी अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो यहाँ पे नदी की धारा अपनी बदल लेती है, नदी धारा बदल लेती है तो इनमें पानी भर जाता है, तो इससे क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है, जिसे चाप झील या गोखुर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोखुर झील भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सही विकल्प लगाना है, यहाँ पे सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, सैल, किनारा, गुफा। तो सैल जो है विशेषता नहीं है, ठीक है, तरंग की विशेषता नहीं है। किनारे भी बनते हैं और समुद्री गुफा भी बनती है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलिन और हिमोड़। जब निक्षेपण होता है तो हिमोड़ का निर्माण होता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी बलन, बाढ़कृत मैदान। तो आकस्मिक गति होती है तो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। छत्रक शैलें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, रेगिस्तान में पाई जाती हैं, ठीक है। चाप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ, हिमनद, नदी घाटी या रेगिस्तान। तो नदी घाटी में
चाप झील का निर्माण होता है विसर्पों के अलग होने से, जब विसर्प अलग हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए। तो हिमनद है, हिमनद क्या है? हिमनद क्या है अपना? बर्फ की नदी है, ठीक है। विसर्प क्या है? विसर्प कहाँ बनते हैं? नदियों में बनते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं? नदियों में बनते हैं। पुलिन क्या है? पुलिन, पुलिन कहाँ बनेंगे आपके? बताइए आप। पुलिन समुद्री तट पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? समुद्री तट पर। बालू का टिब्बा क्या है? बालू का टिब्बा कहाँ बनता है? आपका रेगिस्तान में बनता है, ठीक है। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात कठोर संस्तर शैलों पर जब नदी का पानी गिरता है तब जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है। अब भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? नदी का या पृथ्वी का कंपन ही भूकंप कहलाता है। अब देख लेते हैं हम, कारण बताओ। यह प्रश्न है क्या? कारण बताइए, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या? कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं। क्यों होते हैं छत्रक के आकार के, मशरूम के आकार के? क्योंकि इसका निचला हिस्सा होता है वो अपर्दित हो जाता है वायु के कारण, और ऊपरी जो हिस्सा है वो ब्रॉड होता है, उसका आकार बड़ा होता है, इसलिए छत्रक के आकार में कुछ चट्टानें या सेल हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? ये अपर्दन के कारण होता है बेटा, अपर्दन के कारण, ठीक है, यानी कि इरोजन के कारण। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि बाढ़ जो होती है अपने साथ जीवाश्म ईंधन, मिनरल्स, ठीक है, आदि चीज़ें गाद ला का निक्षेपण करती है। जलोढ़ मिट्टी, तो बाढ़कृत मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, उसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब समुद्री गुफा है कोई, ठीक है, समुद्री गुफा है तो ये क्या हो गई? इसकी छत जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है, ये जो छत है टूट जाती है तो स्टैक का निर्माण होता है इस तरह से, ठीक है, बड़े बड़े खंबे से दिखते हैं आपको, ठीक है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि पृथ्वी में कंपन होता है और चीज़ें गिरती हैं। जब रेक्टर पैमाना से 7 से अधिक होता है तो भूकंप की जो तीव्रता होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए इमारतें गिरती हैं। तो भूकंप के कारण क्या होती है? इमारतें, बड़े बड़े बांध तक टूट जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।